अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। Brought to you by Sensodyne K। भारत का एक पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। वहां अगस्त 2021 से तालिबान का शासन है। तालिबान गैर मुस्लिमों पर अत्याचार के लिए कुख्यात रहा है। 1990 के दशक में उसने ऐसे कांड किए कि सनकी, निरंकुश और दमनकारी सरकारों के लिए तालिबानी फ्रेज का इस्तेमाल होने लगा। वही तालिबान अब अपना चरित्र बदलने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान से पलायन कर गए हिंदुओं और सिखों को वापस बुला रहा है, उनके घरों को रिस्टोर करने की बात कर रहा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू से बातचीत में इसकी पुष्टि की। शाहीन ने बताया, जस्टिस मिनिस्टर के अंडर एक कमीशन बनाया गया है। इसका मकसद उन हिंदुओं और सिखों की संपत्तियां लौटाना है जिन्हें पुरानी सरकार में घर बार छोड़कर जाना पड़ा था। इसी कड़ी में 9 अप्रैल को अफगानिस्तान के पूर्व सांसद नरेंद्र सिंह खालसा वापस लौट आए। वो 2021 से कनाडा में रह रहे थे। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था, पुरानी सरकार और संसद को भंग कर दिया था। तब भारत ने अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। नरेंद्र सिंह खालसा भी इसी ऑपरेशन में बाहर निकाले गए थे। कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद वो कनाडा चले गए थे। नरेंद्र सिंह खालसा की वापसी और कमीशन की स्थापना को भारत अफगानिस्तान संबंधों में आए बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल अगस्त 2021 में तालिबान की वापसी के बाद भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था। डिप्लोमेटिक संबंध खटाई में पड़ गए थे। हालांकि 2022 में भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से शुरू किया। लगभग 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की मदद भेजी। भूकंप आया तब भी भारत सबसे आगे खड़ा था। इसके अलावा भारतीय अधिकारी लगातार तालिबानी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मार्च 2024 में भारतीय विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान डेस्क के इंचार्ज जेपी सिंह अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से भी मिले थे। इसमें राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने, आतंकवाद, चाबहार पोर्ट समेत कई मसलों पर चर्चा हुई थी। भारत और तालिबान ऐसे समय में नजदीक आ रहे हैं जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच कड़वाहटें बढ़ी हैं। पाकिस्तान ने कई मौकों पर अफगानिस्तान की सीमा में बमबारी की है और तालिबान ने बदला लेने की धमकियां दी हैं। तो आज के एपिसोड में हम समझेंगे भारत तालिबान संबंधों की कहानी क्या है, भारत के लिए अफगानिस्तान इतना अहम क्यों है और क्या भारत तालिबान सरकार को मान्यता दे सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। भारत और अफगानिस्तान का संबंध सदियों पुराना है। 10वीं से 19वीं सदी के बीच कई अफगान शासकों ने भारत पर हमला किया। 1947 में विभाजन से पहले तक भारत की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान से लगती थी। अभी भी 106 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान से लगी है। यह हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में है। आज़ाद भारत और अफगानिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों की शुरुआत हुई थी 1950 में। जनवरी के महीने में दोनों देशों के बीच मैत्री संधि हुई। फिर एक दूसरे के यहाँ डिप्लोमेटिक मिशन शुरू करने का फैसला हुआ। तब अफगानिस्तान में राजशाही थी। 1973 में अफगानिस्तान गणतंत्र बन गया। भारत इसको मान्यता देने वाले पहले देशों में से था। फिर 1979 का साल आया। 27 दिसंबर की रात सोवियत संघ के एजेंट्स ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हफीजुल्लाह अमीन की हत्या कर दी। फिर 1 लाख सोवियत सैनिक अफगानिस्तान में घुस गए। उनके सपोर्ट से कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई। भारत इस सरकार को समर्थन देने वाले चुनिंदा देशों में से था। भारत का समर्थन तब तक बरकरार रहा जब तक तालिबान नहीं आ गया। 1994 में पाकिस्तान के सपोर्ट से तालिबान बना। सितंबर 1996 में उसका काबुल पर कब्जा हो चुका था। कुछ दिनों बाद तालिबान का असली चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। वो 27 सितंबर 1996 की तारीख थी। तालिबान के लड़ाके काबुल में यूनाइटेड नेशंस के कैंपस में घुस गए। वहाँ अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह ने शरण ले रखी थी। तालिबानी उनको घसीटते हुए बाहर लाए, फिर मारकर खंबे पर टांग दिया। नजीबुल्लाह 1987 से 1992 तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे। शुरुआती दौर में उनको सोवियत संघ का सपोर्ट मिला, मगर 1989 में सोवियत सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। इसके बाद मुजाहिदीन आपस में लड़ने लगे। 1992 में मुजाहिदीन काबुल पहुंच चुके थे। तब नजीबुल्लाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ने की योजना बनाई। अप्रैल 1992 में भारत ने उनको निकालने के लिए ऑपरेशन भी चलाया। काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर एक प्लेन उनका इंतजार कर रहा था, मगर उनकी कार को एयरपोर्ट में घुसने नहीं दिया गया। नजीबुल्लाह देश छोड़ने के विचार से ही प्रेसिडेंशियल पैलेस से निकले थे। वहाँ वापस भी वो नहीं जा सकते थे। ऐसे में यूएन का कंपाउंड उनके लिए सबसे मुफीद जगह थी, सबसे सेफ जगह थी। वो वहाँ 4.5 बरस तक रहे। फिर एक रोज़ तालिबान आया और उसने नजीबुल्लाह को मारकर लैंप पोस्ट पर टांग दिया। तालिबान का शासन 1996 से 2001 तक चला। उसको सिर्फ 3 देशों से मान्यता मिली थी, सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान। इस दौरान भारत अफगानिस्तान संबंध बेपटरी हो गए। हालांकि
उसने अपने हितों को बचाने की कोशिश बंद नहीं की। भारत तब किसके साथ था? नदर्न अलायंस के साथ। इस गुट के मुखिया थे अहमद शाह मसूद, उन्हें पंजशीर का शेर भी कहते हैं। मसूद ने सितंबर 2001 तक तालिबान से जंग लड़ी। इस दौरान भारत ने उन्हें गुप्त तरीके से मदद भी भेजी। फिर 11 सितंबर 2001 की तारीख आई, अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ। इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए। इस हमले के तार अफगानिस्तान से जुड़े। तालिबान ने उसामा बिन लादेन और उसके आतंकियों को शरण दी थी। इसको आधार बनाकर अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। अमेरिका ने अपनी फौज उतारी। दिसंबर 2001 तक तालिबान को कुर्सी से उतारा जा चुका था। इसके बाद अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार आई। जुलाई 2002 में हामिद करजई राष्ट्रपति बने। करजई का इंडिया कनेक्शन भी है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई की है। उनके कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान के संबंध मजबूत हुए। 2001 से 2021 के बीच भारत ने अफगानिस्तान में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। सबसे बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान की संसद का था। संसद की इमारत के लिए पैसा भारत ने दिया था। इसका उद्घाटन दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उनका प्लान आनन फानन में बना था। दूसरी दफा वो जून 2016 में अफगानिस्तान गए थे। नवंबर 2020 में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि अफगानिस्तान का कोई हिस्सा भारत से अछूता नहीं है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत के 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। फिर अगस्त 2021 आया। वो अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का महीना था। उनके निकलने से पहले ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी उससे पहले ही देश छोड़कर भाग चुके थे। इसके बाद भयंकर अफरा तफरी मची। अमेरिका समेत कई देशों को एयरलिफ्ट कैंपेन चलाना पड़ा। भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। इसके तहत 11 दिसंबर 2021 तक कुल 669 लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाल लिया गया। इसमें 448 भारतीय और 206 अफगान नागरिक शामिल थे। इन लोगों में अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी थे। तालिबान की वापसी के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास भी बंद कर दिया था और अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ मेंबर्स को वापस बुला लिया था। हालांकि जैसे जैसे हालात ठीक हुए और तालिबान ने सुरक्षा देने का वादा किया, भारत ने अपना दूतावास खोलने की पहल शुरू की। मई 2022 में भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने अफगानिस्तान का दौरा किया, तालिबान सरकार के नेताओं से मीटिंग की। फिर जून 2022 में भारत ने अपना दूतावास शुरू करने का फैसला किया। इसके जरिए भारत मानवीय मदद अफगान लोगों तक पहुंचा रहा है। भारत अफगानिस्तान संबंधों की ताज़ा स्थिति क्या है? भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी। इस संबंध में भारत का नजरिया साफ है। वे इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से मान्यता देने पर विचार करेंगे। दिसंबर 2023 में लोकसभा में भारत अफगानिस्तान संबंधों से जुड़ा सवाल पूछा गया था। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का जवाब था, भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में 500 से ज़्यादा परियोजनाएं चल रही हैं जो विद्युत, जलापूर्ति, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि और क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। काबुल में हमारा तकनीकी दल मानवीय सहायता में सहयोग के अतिरिक्त हमारी परियोजनाओं की स्थिति और उनके कामकाज की निगरानी कर रहा है। आज हम अफगानिस्तान की चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों की वापसी के लिए सुरक्षित माहौल तैयार कर रही है। इसके लिए एक सरकारी कमीशन भी बनाया गया है। अफगानिस्तान की कुल आबादी में हिंदुओं और सिखों की संख्या 1% से भी कम है। वे सदियों से वहां रहते आए हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में उनका लगातार दमन हुआ, उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालिया महीनों में कई बार उनके धार्मिक स्थलों पर आतंकी हमले हुए हैं। इसमें तालिबान का भी हाथ रहा, मगर अब वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कर रहा है। हमने इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए द हिंदू के वरिष्ठ पत्रकार कलोल भट्टाचार्य से बात की। उनसे पूछा, क्या तालिबान का फैसला भारत या भारत से जुड़े लोगों तक महदूद रहेगा या तालिबान अल्पसंख्यकों को लेकर अपना अप्रोच बदल रहा है? देखिए, अफगानिस्तान में पिछले कुछ सालों में जो झगड़े हुए हैं उससे जो पीड़ित लोग हैं उसमें से सबसे ज़्यादा लोग जो जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफें हुई है वो है वहाँ के रहने वाले जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं। और वहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ सिर्फ सिख और हिंदू रहे हैं। और ये ऐतिहासिक तौर पर सभी जानते हैं कि जो सिख और हिंदू अफगानिस्तान के रहे हैं उनको जब भी सताया गया है तो उस वक्त वो हिंदुस्तान में ही आकर शरण लिए। तो ये जो इनिशिएटिव अफगानिस्तान की तरफ से लिया गया है, ये अफगानिस्तान का एक कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया गया था। उनके वहाँ के जो अब तालिबान जिसे अपना जस्टिस मिनिस्ट्री कहता है, उनके तरफ से कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया गया था। और उनका काम ये था कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी अफगानिस्तान के पिछड़े हुए लोग हैं या फिर अफगानिस्तान के पहले के रहने वाले लोग हैं,
उनको वापस बुलाया जाए, क्योंकि उनका जो उनके देश के प्रति जो भी काम वो पहले से करते थे, और तालिबान चाहता है कि वो ही काम वो लोग दोबारा अपने देश लौटकर वैसे ही करें। तो जाहिर सी बात है, जब हिंदू और सिख की बात आती है तो हिंदुस्तान का ही बात जिक्र होता है, और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये इस खास मुद्दे पर सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही है। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था, जिसको 2022 में दोबारा शुरू किया गया। इसके बाद भारत ने कई मोर्चों पर मदद भेजी है। विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारी तालिबान के लीडर से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। क्या भारत तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने पर विचार कर रहा है? असली बात जो है वो ये कि तालिबान को किसी भी तरह के आधिकारिक या फिर डी फैक्टो मान्यता देने का सवाल अब तक नहीं आया है, क्योंकि अभी जिस लेवल का जो रिलेशन है उसे आप एक तरह का सेमी ऑफिशियल या फिर एक तरह की क्वाज़ी ऑफिशियल कह सकते हैं, क्योंकि जब ज़रूरत होती है उस लेवल पर हमको एंगेज करना है। इस तरह की एक सोच है हमारे जो विदेश मंत्रालय है उसके, जो अफगानिस्तान के लिए जो लोग काम करते हैं उनके बीच ये सोच है उनके बीच। दरअसल वो ये समझते हैं कि अगर हम लोग तालिबान के साथ बिल्कुल ही रिश्ता नहीं रखेंगे तो जो अफगान जो समुदाय के लोग जो भारत में रहते हैं और जो भारत आते रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। जैसे कि स्टूडेंट्स, जो अफगानिस्तान के हज़ारों स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ते हैं, अफगानिस्तान के जो मेडिकल जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत बड़े संख्या में हिंदुस्तान के हॉस्पिटल्स में आते हैं, और अब किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हॉस्पिटल जो दिल्ली में हो, चेन्नई में हो, देखेंगे तो वहाँ पर हमेशा आपको अफगान पेशेंट्स दिखेंगे। तो मेन जो बात है वो है कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, एक मानवीय तौर पे ये डिसाइड किया गया है कि ऐसे हजारों लोगों की संख्या है जो जिनको काउंसलर असिस्टेंस की जरूरत होती है डेली बेसिस में, तो उनकी सहायता के लिए जो करना पड़ेगा वो किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये होता है कि तालिबान को ही रिकग्निशन दिया जा रहा है या फिर मान्यता दी जा रही है, पर बात ऐसा है कि जब जो भी ज़रूरत जब जो भी ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त तालिबान के साथ बातचीत हो सके, इसके लिए एक माहौल बनाया जा रहा है। अब ये माहौल हमारे हिंदुस्तान के तरफ से तो है ही, और जो तालिबान की तरफ से भी एक इशारा किया जा रहा है कि शायद तालिबान भी भारत के साथ एक नए किस्म का संपर्क स्थापित करना चाहता है। तालिबान 2.0 में भारत अफगानिस्तान संबंधों में किस तरह के बदलाव आए हैं? इस बदलाव को कैसे देखा जाना चाहिए? ऐसा है, जब तालिबान पहली बार सत्ता में आया वो भी एक मिलिट्री टेक ओवर था, और जब 2021 में सत्ता में आया तब भी एक मिलिट्री टेक ओवर ही हुआ है, और इस बार भी बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ है अफगानिस्तान में। बहुत ज़्यादा जो वायलेंस देखा है पूरे दुनिया ने देखा है। 2021 में अगस्त के महीने में जिस तरह के वायलेंस हुए, उसके बाद भी बहुत वायलेंस हुए, लगभग 2022 तक वायलेंस चलते रहे। पर इस बार एक बहुत अहम डिफरेंस ये रहा है कि 2021 के बाद जो वायलेंस हमारे देश के या फिर मान लीजिए माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हुए अफगानिस्तान में, वो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो है, जिसे ISKP कहा जाता है, ISKP के तरफ से हुआ है, और ISKP तालिबान के अगेंस्ट खड़ा है, यानी कि वो तालिबान को चैलेंज करता है और वो तालिबान का बहुत बड़ा दुश्मन है। और जो 96 से 2001 तक जब तालिबान सत्ता में था, उस वक्त इनके जो असली समर्थक थे वो थे वहाँ के अरब फाइटर्स, अलकायदा और ऐसे फोर्सेस, और उस वक्त तो खैर आप अच्छे से जानते हैं कि इस्लामिक स्टेट उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अभी जो अफगानिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, और जो 2001 तक 1996 से 2001 तक जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट था, इन दोनों में बहुत फर्क इसलिए है क्योंकि इस वक्त इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और तालिबान ये दुनिया को समझाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है कि जो दुनिया के साथ वो हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं, कोई भी जो इश्यूज है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, पर अपने दायरे में रहकर, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं उनके ह्यूमन राइट्स और वुमेन्स राइट्स की तरफ उनके क्या पोजीशंस है, उसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है भारत की तरफ से भी। अब चलते हैं दूसरे एक्सपर्ट की तरफ। भारत अफगानिस्तान संबंधों को ऐतिहासिक संदर्भ में समझने के लिए हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF में फेलो शिवम शेखावत से बात की। हमने पूछा भारत के लिए अफगानिस्तान की क्या अहमियत है। पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस हमारे लिए स्ट्रैटेजिक, उसकी लोकेशन के वजह से भी इम्पोर्टेंट है, एंड हमारे जैसे
के डायनेमिक्स है पाकिस्तान के साथ, वो दोनों फैक्टर्स वो दोनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमने जो भी इतने सालों में इस कंट्री में किया। तो एक तो पाकिस्तान का, जैसे हमें पता है कि हमेशा से पाकिस्तान ने कोशिश की है कि ये ना एक तरीके की वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ इस कंट्री में अपनी बनाए रखे, कि कोई भी जो भी गवर्नमेंट हो, कोई भी डिस्पेंसेशन हो, कोई भी ग्रुप हो, वो वैसा ग्रुप हो जो पाकिस्तान के फेवर में हो, जो पाकिस्तान जिसको सपोर्ट करता है। एंड इसी वजह से हमने देखा भी है लास्ट इतने वॉर ऑन टेरर था या उसके टाइम पे या उससे पहले भी पाकिस्तान ने हमेशा से जैसे तालिबान को भी सपोर्ट किया है। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव एंड सो एक इम्पॉर्टेंट रीजन वाई हमारे लिए ये कंट्री बहुत ही क्रूशियल है वो है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इस कंट्री में काउंटर करने के लिए, कि उसकी स्ट्रैटेजिक डेप्थ इंक्रीज ना हो एंड वो अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया के अगेंस्ट ना यूज करे। थर्डली आप देखिए कि हमेशा से हिस्टोरिकली हमेशा से अफगानिस्तान एक काइंड ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स और ये इसमें चाहे एम्पायर्स के बीच में हो या भी कंट्रीज के बीच में हो, उसमें ये हमेशा से इन्वॉल्व रहा है। वो उसकी लोकेशन के वजह से है। तो उसके अलावा एक तो पाकिस्तान का इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस एंड तो बाकी अगर जो टेरर रिलेटेड थ्रेट्स जो वहाँ पे राइज होते हैं, दैट इज ऑल्सो एक हमारे लिए सिग्निफिकेंट वो कंसर्न है। तो आई थिंक इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा देख के ही ये कंट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। यही एक तरीके से एक्सप्लेन करता है कि क्यों हमारे पीपल टू पीपल टाइज जो इस कंट्री के साथ है वो इतने अच्छे हैं एंड इतने अभी भी इट इज हिस्टोरिकली कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। बिकॉज वन ऑफ द रीजंस एंड वन ऑफ द वेज थ्रू विच इंडिया has been trying to counter that influence in counter Pakistan's influence in Afghanistan, but also ensure कि उनका खुद का भी रिश्ता with the country and उनका वो खुद भी अफगानिस्तान को जितना भी वहाँ पे हमेशा से टर्मोइल चला है, हमेशा से वॉर चला है, तो उसको कितना वो कम कर सकते हैं। उसके लिए इंडिया ने हमेशा से एक ये स्ट्रैटेजी रखी है कि वो कंट्री के डेवलपमेंट में एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में इसमें सपोर्ट रखें। भारत के सामरिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए अफगानिस्तान कितना जरूरी है? क्या अफगानिस्तान के जरिए चीन के वर्चस्व को काउंटर किया जा सकता है? जो बाकी ये भी ज्योग्राफिकली एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन से ही आता है कि जो हमारा एंगेजमेंट, जो हमारा रिलेशनशिप है विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जितने भी हैं, तो वो भी एक तरीके से अफेक्ट होते हैं बेस्ड ऑन क्या अफगानिस्तान में क्या हालात है। तो जैसे कि अगर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, तो जैसे अफगानिस्तान एक कंट्री लैंड लॉक वो है, तो अगर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा तो हमारी भी डिपेंडेंसी इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स या इंक्रीजिंग हमारा ट्रेड या बाकी इंटरेक्शंस विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वो भी एक तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं पाकिस्तान के विम्स और फैंसीज पे। तो आई थिंक उसको भी काउंटर करने के लिए एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अभी लास्ट कुछ डेकेड्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं ये सारे रिपब्लिक्स हमारे लिए वहाँ पे। तो आई थिंक उनके साथ भी हमारा वो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एंड वो कंसिस्टेंट एंगेजमेंट रखने के लिए, तो ये भी पाकिस्तान वाले फैक्टर से रिलेटेड है। वॉटएवर जो इंडिया अभी कर रहा है अफगानिस्तान में, मैं उसको कम्प्लीटली चाइना के लेंस से नहीं देखना चाहूँगी। बिकॉज इंडिया जो अभी कर रहा है वो खुद के जो भी काइंड ऑफ एंगेजमेंट अभी हुआ है या इंडिया बात कर रहा है तालिबान से या अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है सिक्योरिटी से, टेरर से रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सब इंडिया के खुद के स्ट्रेटेजिक रीजंस के वजह से कर रहा है। हाँ, तो आई थिंक इस हिसाब से हाँ इंडिया चाहेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस ना बढ़े एंड इंडिया चाहेगा कि तालिबान, क्योंकि चाइना का जितना सपोर्ट मिलेगा, चाइना की तरफ से जितनी लेजिटिमाइजेशन मिलेगी तालिबान को, उतना ही वो ग्रुप पावरफुल खुद को फील करेगा या उतना ही वो स्ट्रॉन्गर फील करेगा। सो इंडिया वो नहीं चाहेगा एंड इस हिसाब से इंडिया वुड वांट कि जो उनके इंटरेस्ट हैं और जो अफगान पीपल के इंटरेस्ट हैं वो दोनों वो सिक्योर करे। बट आई डोंट थिंक प्योरली मैं उस हिसाब से देखूंगी कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए तालिबान से बात कर रहा है। तालिबान 2.0 में ऐसा क्या बदला कि भारत उसके साथ संबंध सामान्य करने की कोशिश करने लगा? अगर हम देखें कि उस टाइम पे जो तालिबान को फर्स्ट उनका रेजीम आया एंड फिर वो डिफीट हो गया एंड बाद में रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई एंड तो आई थिंक दोनों समय में एक तो आप देखिए कि जो माहौल था रीजनली एंड इंटरनेशनली बहुत डिफरेंट था फर्स्टली। सेकेंडली जो रेजिस्टेंस फोर्सेस भी थी उनका भी तब
क्या स्टेटस था एंड अभी क्या स्टेटस है, लाइक इन अफगानिस्तान, वो उन दोनों में बहुत फर्क है। तो उस टाइम पे हाँ, इंडिया ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया, साथ में रशिया और ईरान के साथ में किया था उन्होंने। डिफरेंट लाइक मल्टी फैसेटेड सपोर्ट था कि मतलब वो थोड़े स्मॉल आर्मामेंट्स, यूनिफॉर्म्स, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारा दिया था एंड कंटिन्यूड सपोर्ट था। तालिबान अभी भी महिलाओं के अधिकारों को लेकर सजग नहीं है, बच्चियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है, प्रेस फ्रीडम नहीं है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। इसके बरक्स भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बुनियादी शर्त मानवाधिकार है। तालिबान इसको सुनिश्चित करने में पीछे रहा है, इसके बावजूद भारत संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? जो आप इंडिया का अफगानिस्तान डिलेमा की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक जो भी मैंने अभी पहले बोला कि एक तो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली एंड सिक्योरिटी रिलेटेड फैक्टर से अफगानिस्तान इम्पोर्टेंट है। इंडिया के लिए ज़रूरी है कि जो भी पावर, जो भी वहाँ पे रूल गवर्नमेंट है, जो भी ग्रुप इन पावर है, कि वो कुछ भी स्टेप्स या कुछ भी एक्शंस इंडिया के अगेंस्ट या इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट या रीजन की सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं ले। दूसरा जो आप डिलेमा कह रहे हैं कि जो इससे पहले अभी जो तालिबान देखिए या इससे पहले देखिए, तालिबान अफगानिस्तान का इन जनरल जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, आई थिंक ये दोनों इन दोनों फैक्टर्स को साथ में हैंडल करना कि कैसे अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को वहां पे प्रोटेक्ट करे एंड साइमल्टेनियसली इंश्योर करे कि पाकिस्तान ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा रहा है। तो ये ही दो फैक्टर्स ने काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस करा है इंडिया का पॉलिसी इतने सालों में। अभी भी आप सही कह रहे हैं कि तालिबान की रेस्ट्रिक्शंस हैं विमेन पे, जो तालिबान की अभी रिसेंटली उन्होंने जो और रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज निकाली है विमेन को पनिश करने के लिए, या उनका जो एक्सेस टू यूनिवर्सिटी स्कूल सब बंद कर दिया है, एंड माइनॉरिटीज को वो जैसे वहां पे ट्रीट करते हैं, या प्रेस फ्रीडम हुई, लाइक ऑन एवरी इंडेक्स अगर आप देखें तो वो बिल्कुल जो भी उन्होंने कमिटमेंट दिया था वो उनको बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे हैं। जिस समय भारत और तालिबान करीब आ रहे हैं, तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने लगे हैं। क्या इन दोनों घटनाक्रमों का आपस में कोई कनेक्शन दिखता है? ये तो अगर जब से तालिबान आए हैं, वापस पावर में आए हैं, तब से उन्होंने बहुत इंस्टेंसेस आए हैं जब उन्होंने इंडिया को रीच आउट करा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम करने के लिए, या अपना बीच में फ्लाइट्स के लिए था, या उन्होंने इस जो एम्बेसी है उसमें भी खुद के एनवॉय के लिए। तो ये सारे तालिबान ने एक तरीके से इंटरेस्ट दिखाया है लास्ट 2.5 साल में अपना कि इंडिया उनके साथ ज्यादा आउटरीच बढ़ाए। और इसका एक रीजन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी जो इनिशियल अभी पहले वाले तालिबान और अभी में इवन तो वो स्ट्रॉन्गर है सब है, बट पहले कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने उन्हें तालिबान को स्टिल रिकग्नाइज करा था। इस बार कोई भी कंट्री ने, पाकिस्तान ने भी तालिबान को रिकग्नाइज नहीं करा है। पहले इंडिया आउटराइटली रेजिस्टेंस जो था नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा था, इस बार तो वो दोनों फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कि तालिबान खुद ज्यादा आइसोलेटेड है, उनको चाहिए इनिशियली, ये मैं पहले उसकी बात कर रही हूँ कि वो खुद ज्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे थे, उन्हें जरूरी था कि कुछ सॉर्ट ऑफ लेजिटिमेसी वो मिले। उन्हें पता है कि इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, इंडिया को कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड अश्योरेंसेज है जो इंडिया को चाहिए होगी फॉर न्यू दिल्ली टू बी विलिंग टू एंगेज ग्रुप के साथ किसी लेवल पे। पाकिस्तान के साथ जो भी रिलेशन है, जब आया था तालिबान तब पाकिस्तान में स्पेशली थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि अब रिलेशनशिप थोड़ा ठीक रहेगा, एंड अब देयर इज अ गवर्नमेंट, देयर इज अ ग्रुप इन काबुल जो पाकिस्तान के फेवर में होगा। बट अभी हमने देखा, आप एक जो टीटीपी का बोल रहे हैं, टीटीपी वाला इशू है या इनका बॉर्डर डुरन लाइन वाला इशू है, दोनों ही ओवर द इयर्स डेटेरियोरेट हुआ है। अभी रिलेशन बहुत खराब है। रिसेंटली टीटीपी के अटैक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं सिंस द ग्रुप केम इन पावर, एंड पाकिस्तान ने अभी मार्च के शुरुआत में आई थिंक स्ट्राइक्स की थी अफगानिस्तान में, एंड तालिबान ने उसमें कहा था कि सिविलियंस, आई थिंक 8 सिविलियंस या कुछ मारे गए थे। तो जो रिलेशनशिप है वो बहुत खराब, धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। अगर तालिबान ने भी कुछ
तरीके का सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था पाकिस्तान से, बट अब वो उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि जो रिलेशंस इतने खराब हो गए। तो आई थिंक उस हिसाब से अफगानिस्तान के लिए ये इंश्योर करना कि तालिबान के लिए इंश्योर करना कि बाकी कंट्रीज के साथ उनके रिश्ते ठीक है, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि पाकिस्तान के साथ अब उनका बहुत खराब है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।